हेलो दोस्तों, साउथ इंडियन बैंक को देख लेते हैं। आज साउथ इंडियन बैंक के अपने नतीजे पब्लिश किए हैं। तो जो इनके तिमाही नतीजे हैं उसके बाद शेयर में गिरावट हुई है। तो साउथ इंडियन बैंक को हम देख रहे हैं। तो आज जो यहाँ पर गिरावट हुई है वो 4.5% की लगभग हो गई है। तो इसमें जो गिरावट हुई है वो 4.5% की हुई है। और जैसे ही नतीजा आया उसके बाद ये गिर गया है शेयर। हालांकि पूरे मार्केट में ही गिरावट है, पूरा जो शेयर बाजार है वही गिर रहा है। और इसलिए जो स्टॉक हैं वो अच्छे स्टॉक भी इस समय गिर जा रहे हैं। तो अगर आपको शेयर लेने हैं तो धीरे धीरे छोटी मात्रा में SIP करते जाइए। यही इस गिरावट का एक बेहतर तरीका है इसको सामना करने का इसका। तो अभी जो शेयर है वो 25.83 पर चल रहा है और एक दिन में ये 4.37% आज गिर गया है। वहीं अगर हम इसे 5 डे में देखें तो 5 डे में 1% के लगभग शेयर गेन कर रहा है। वहीं 1 महीने में देखें, 1 मंथ में तो 3.5% के लगभग चढ़ चुका है शेयर। 6 महीने में देखें तो -4.08% की गिरावट है। 1 ईयर का भी देख लेते हैं कि 1 ईयर में क्या है शेयर। तो 1 ईयर में अगर देखें तो लगभग 8.5% की गिरावट है। और अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें, निष्कर्ष निकालें, तो ये जो शेयर है इसी रेंज में घूम रहा है, क्योंकि -8.57% की गिरावट है। देख लेते हैं कि इसके नतीजे कैसे रहे और नतीजे देखने के बाद हम देखेंगे कि इसका जो टारगेट प्राइस है वो क्या है, क्या टारगेट प्राइस ब्रोकरेज हाउस दे रहे हैं। तो आइए चलते हैं सीधे इसके नतीजे देखते हैं। तो देख लेते हैं कि जो नतीजे आए हैं Q3 के नतीजे साउथ इंडियन बैंक के वो कैसे रहे। तो सबसे पहले हम इसके रेवेन्यू देखेंगे। तो रेवेन्यू जो जनरेट इन्होंने किए हैं दिसंबर 2024 में 2371 करोड़ के किए हैं। वहीं इससे पिछले क्वार्टर में 2355 करोड़ के किए थे। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले हल्का फुल्का गेन है। वहीं अगर एक साल पहले देखें तो एक साल पहले 2184 करोड़ के हेरफेर इनके रेवेन्यू चल रहे थे और वहाँ से लगभग अच्छा खासा बढ़ गया। ये 2184 से 2371 करोड़ हो गया, जो कि बढ़त है। दोनों ही मामलों में देखे जाए, क्वार्टरली देखें पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो हल्की फुल्की बढ़त है और एक साल के मुकाबले देखें तो अच्छी खासी बढ़त है। हालांकि इसको तोड़ फोड़ वाला तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है बैंक का कारोबार। वहीं अगर एक्सपेंस देखें तो पिछले क्वार्टर में 892 करोड़ के खर्चे किए थे और इसमें खर्चों में इसमें थोड़ा सा कमी आई है, जो कि अच्छा साइन है। वहीं एक साल पहले देखें तो 837 करोड़ के इन्होंने खर्चे किए थे, जबकि इस बार 854 करोड़ के खर्चे किए। तो एक पिछले क्वार्टर के मुकाबले इन्होंने कम खर्चे किए हैं। वहीं अब देख लेते हैं इनका जो शुद्ध लाभ है, शुद्ध लाभ कितना कमाया है इस तिमाही में बैंक ने। तो अब हम बैंक का नेट प्रॉफिट देख रहे हैं कि शुद्ध लाभ जो है वो बैंक ने कितना कमाया है। तो इस क्वार्टर में जो इन्होंने शुद्ध लाभ किया है 342 करोड़ का किया है और पिछले क्वार्टर में इन्होंने 325 करोड़ का जो शुद्ध प्रॉफिट था वो किया था। तो वहाँ से भी अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत इन्होंने बढ़ाया ही है अपना प्रॉफिट, घटा नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। और बढ़ा है, और ये लगभग कितना बढ़ा है 325 से और 342 हो गया, तो लगभग ये 17-18 करोड़ के हेरफेर इन्होंने बढ़ाया है। वहीं अगर एक साल पहले देखें तो 305 करोड़ चल रहे थे और वहाँ से इन्होंने 342 करोड़ किया है। तो यहाँ पर भी इनको गेन ही हुआ है शुद्ध लाभ में। शुद्ध लाभ जो इनका है वो बढ़ा ही है, घटा नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। और बैंक का जो प्राइस है हालांकि आज गिर गया है, शेयर प्राइस आज 4.5% की गिरावट पर है। जैसे नतीजा है उसी के बाद इसमें गिरावट भी हुई, लेकिन गिरावट कुछ बहुत बड़ी नहीं है, नॉर्मल गिरावट है। इतना तो इंट्राडे में नॉर्मली हो ही जाता है। तो रिजल्ट ख़राब नहीं है, रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन हाँ तोड़ फोड़ रिजल्ट भी नहीं है, ज़्यादा बेहतरीन भी नहीं है कि इससे शेयर एक ही दिन में ऊपर चला जाए या एक ही दिन में ज़्यादा नीचे आ जाए। गिरावट का एक कारण ये भी है कि पूरे मार्केट में ही गिरावट है और FII जो है वो लगातार सेलिंग के मूड में है। अब देख लेते हैं कि एक शेयर पर इन्होंने कितना कमाया है। EPS है, EPS यानी कि अर्न पर शेयर। एक शेयर पर इस क्वार्टर में इन्होंने 1.31 पर शेयर पर कमा करके दिया है अपने शेयर धारकों को। वहीं पिछले क्वार्टर में 1.24 रुपये पर शेयर पर कमा रहे थे और एक साल पहले 1.17 रुपये ये पर शेयर पर कमा रहे थे। तो शेयर के हिसाब से देखें, अगर EPS के हिसाब से देखें तो वो भी अच्छा खासा गेन हुआ है, बढ़ा है। हर शेयर पर 1.31 रुपये बढ़ रहे हैं। यहाँ से देखें तो 0.07 की बढ़त है और यहाँ से देखें तो लगभग 15 पॉइंट के हेरफेर की बढ़त है, अच्छा खासा बढ़त है यहाँ पर भी। ग्रॉस NPA देख लेते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि जो इनके एसेट्स हैं, जो लोन है या जो कंपनी ने पैसे दिए किसी को, बैंक ने किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति को पैसे दिए हैं या किसी संस्था को पैसे दिए और उन पर ना ब्याज आया है, ना लोन आया है, ना मूलधन आ रहा है, ना ब्याज आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो ऐसा क्या है, ये घट गया है पिछले क्वार्टर में, जहाँ 4.40% यानी कि 4.40% जो एसेट थे उन पर इनको कुछ भी नहीं मिल रहा था, ना ब्याज मिल रहा था, ना मूलधन मिल रहा था। वहीं अगर इसमें देखें तो ये घट गए 4.30 के, जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो घट गए और वो परफॉर्म करने लग गए हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है। और पिछले साल देखें यानी कि दिसंबर 2023 में तो 4.74 था और वहाँ से इन्होंने 4.30 कर दिया, यानी कि इनके एसेट क्वालिटी अब काम करने लग गई है अच्छे से। नेट NPA देखें तो नेट NPA में भी गिरावट है, जो अच्छा संकेत है, 1.25 हो गया, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.31 था। तो ये एक अच्छा साइन है
कि इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट अब चलने लग गए। वहीं हम इसके टारगेट भी देखेंगे, लेकिन टारगेट से पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो बैलेंस शीट है वो कैसा है और इसकी जो पूरा फंडामेंटल है वो फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद हम अंत में जाकर के इसके टारगेट निकालेंगे कि ब्रोकरेज हाउस क्या टारगेट दे रहे हैं। अब देख लेते हैं हम इसकी बैलेंस शीट। तो अगर आपको प्रॉफिट और लॉस सालाना बेस पर इसका चाहिए तो वो हमने एक पिछले वीडियो बनाया, अभी कुछ ही दिन पहले हमने इसका पूर्ण एनालिसिस किया था, संपूर्ण एनालिसिस, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और अभी हम जो इसका देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि इसकी बैलेंस शीट में क्या हेर फेर हुआ है। तो यहाँ देखें तो इक्विटी जो कैपिटल है वो इन्होंने बढ़ाई है, 262 करोड़ की हो गई मार्च 2024 में, जबकि पिछले साल 209 करोड़ की थी। 209 करोड़ और 2020 में देखें मार्च 2020 में तो 181 करोड़ थी। तो इक्विटी को लगातार बढ़ा रही है ये साउथ इंडियन बैंक, और ये बेहतर संकेत है, अच्छा संकेत है। वहीं रिजर्व देखें तो रिजर्व 8,565 करोड़ के हो गए, जहाँ पिछले मार्च 2023 में 6,465 करोड़ थे। और वहीं अगर हम 2020 में देखें मार्च 2020 में 5,296 थे, तो कहाँ 5,296 से 8,565 करोड़ के रिजर्व कर लिया, जो इनकी जोड़ी हुई संपत्ति है। वहीं पर अगर बोरोइंग देखें, उधारी देखें तो 1,05,832 करोड़ के पिछले साल मार्च 2023 में 98,645 करोड़ के थे। तो बोरोइंग हालांकि इसके पास बढ़ रही है, लेकिन ये बैंक है और बैंक का काम है पैसा लेना पैसा देना, तो ये इसके लिए होता रहता है, ये चलता रहता है। बैंक में ऐसा ही होता है कि वो पैसे लेते पैसे देते हैं। अब देख लेते हैं टोटल एसेट। तो जो बैंक है, बैंक के पास जो टोटल एसेट है आज की डेट में वो है 1,17,413 करोड़। तो ये टोटल जो एसेट है वो बैंक के पास है। एक बार इन्वेस्टर भी देख लेते हैं इनका कि क्या इन्वेस्टर में कुछ हेर फेर हुआ है, क्या बढ़े हैं या घटे हैं, देख लेते हैं एक बार। तो क्वार्टर के रिजल्ट के बाद अब हम इनका जो ये इन्वेस्टर पैटर्न है, होल्डिंग जो पैटर्न है वो देख रहे हैं कि किस किस के पास शेयर हैं। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो है FII के पास, यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशक। तो इनके पास जो शेयर है 11.46% शेयर है, और इससे पहले 11.47% था सितंबर 2024 के जो क्वार्टर था, और इसमें दिसंबर 2024 में 11.4 से तो हल्का फुल्का इन्होंने बेचा है। यानी कि FII जो है इस एक साउथ इंडियन बैंक को बेच नहीं रहे कुछ खास, ये तो नॉर्मल है, 0.1 की तो नॉर्मल सेलिंग है। वहीं अगर DII को देखें तो DII लगातार बढ़ा रहा अपना होल्डिंग। ये देखिए मार्च 2024 से अगर देखें तो 4.61 था, और आज दिसंबर 2024 में इनके पास 7.25% की होल्डिंग हो गई है, यानी कि ये अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। पिछले क्वार्टर में 5.25 था, उससे पहले 5.0506, और देखिए हर बार बढ़ा रहे हैं और 7.25 तक पहुंचा गया है इनका होल्डिंग पैटर्न। वहीं पर अगर पब्लिक को देखें तो पब्लिक के पास 81.29% है, पिछले क्वार्टर में 83.26 था। यानी कि पब्लिक से जो ये शेयर है ये DII यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने उठा लिए हैं शेयर पब्लिक से। और अब देखते हैं इसका मोटा मोटा हम इसकी समरी देख लेते हैं, फंडामेंटल समरी। तो हम यहाँ पर मोटा मोटा देखेंगे क्योंकि हमने इससे पहले ही इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो किया है और वो अच्छी तरीके से हमने उस वीडियो में बताया, तो आप सीधे ही प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि कुछ चेंजेस हो जाते हैं जब रिजल्ट आता है, तो इसका जो रेट ऑफ अर्निंग वगैरह वगैरह उनमें चेंजेस आ जाते हैं, यहाँ तक कि मार्केट कैप में भी चेंजेस हो जाते हैं। तो देख लेते हैं मार्केट कैप 6,761 करोड़ का, पी जो है 5.41, काफ़ी कम है। इंडस्ट्री की पी देखिए 10.08 है, और अगर ये इंडस्ट्री की पी के बराबर इसकी पी खुद हो जाती है तो मान लेते हैं कि 10 हो गई। अब इसका जो EPS चल रहा है वो 4.77 चल रहा है, और 10 अगर इसकी पी इंडस्ट्री की पी के बराबर हो जाए तो ये लगभग इसका जो प्राइस है 40 रुपये चला जाएगा, सीधे सीधे 40 से 42 रुपये के हेर फेर, क्योंकि PE का जब हम EPS में गुणा करते हैं तो वो उसका शेयर प्राइस निकल आता है। रेट ऑफ अर्निंग देखें तो 6.19, अमूमन जो होना चाहिए रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग वो 15% से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। रेट ऑफ अर्निंग देखें तो 13.8 की चल रही है, ये भी 15 से कम है। अब यहाँ पर देख लेते हैं टोटल जो एसेट है, हमने देख लिया था वहाँ पर 1,17,413 करोड़ का, डेट जो है 1,05,832 करोड़ का, डेट टू इक्विटी जो है वो है 12 पर चल रही है अभी। तो डेट तो नॉर्मली बैंक है तो बैंक RBI से भी पैसे लेता है और तमाम पैसे का इधर उधर लेन देन चलता रहता है, तो डेट इतना बड़ा इशू नहीं होता बैंक के केस में। वहीं अगर हम देखें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, 62.8 है, बेहतरीन है। 200 दिन का जो टीम है 25.3 है, 25.3 रुपये, और वहीं पर शेयर कारोबार कर रहा है 25.8 पर। बुक वैल्यू 33 है, तो बुक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो लाजवाब है। शेयर को जो प्राइस है अभी वो 25 है और उससे काफ़ी कम है। वहीं आप देखते हैं इसका ग्राहम नंबर, कि ग्राहम नंबर क्या चल रहा है तो 60, तो ग्राहम नंबर जो है ग्राहम नंबर के अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस होना चाहिए वो 60 रुपये होना चाहिए, और अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 25, तो काफ़ी सस्ते दाम में है। और ये भी एक पॉइंट है कि इसके नतीजे आ जाए हैं और पूरे मार्केट में जहाँ पर गिरावट है वहाँ पर इसमें हल्की फुल्की गिरावट है। जोमेटो आज लगभग 10% गिर गया है उसके रिजल्ट आने के बाद, लेकिन इसमें मामूली सी गिरावट है, जबकि जोमेटो जो है वो सेंसेक्स का हिस्सा है। और अब देख लेते हैं इसे, यहाँ पर देखते हैं जो डिविडेंड दे रही है कंपनी 1.17% दे रही है, तो डिविडेंड भी दे रही है कंपनी, बैंक जो है डिविडेंड दे रहा है। और हाई जो है इसका 36.9 है, लो जो है 22.3 है, और उसी के हेर फेर अभी है ये शेयर प्राइस 25 और 22, तो लगभग उसी के नज़दीक जाने वाला है, उसी के हेर फेर है
और अगर यहाँ से ये 36 से 40 चला जाता है तो अच्छा खासा गेन हो जाता है। फेस वैल्यू जो है 1 है, 1 है, यानी कि स्टॉक जो है वो अब स्प्लिट नहीं हो सकता है, स्प्लिट होने के चांसेस खत्म हो गए। इंटेंसिक वैल्यू देखिए 48.7, तो ये इसकी इंटेंसिक वैल्यू 48 की आ रही है, जबकि अभी प्राइस चल रहा है 25, लगभग दोगुना के बराबर, दोगुना, यानी कि जो प्राइस है वो इंटेंसिक वैल्यू के आधा है, ग्राम नंबर के भी आधा है। बुक वैल्यू 33.7 बेहतरीन है, इसका फंडामेंटली शेयर काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। अगर हम 50 दिन का इसका DMI देखें तो 25.3 यानी कि 25.3, और 200 दिन का DMI 25.3 है। तो ये एक रेंज होती है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो 200 दिन के एवरेज के हेर फेर अच्छे शेयरों की खरीदारी करते हैं। हालांकि हमारी खरीदारी की राय नहीं है, ना ही हम खरीदारी की राय दे रहे हैं, ना ही हम सेल की यहाँ पर कोई सुझाव दे रहे हैं। अब देख लेते हैं इसके टारगेट की क्या टारगेट है। जैसे मैंने वीडियो शुरू होने से पहले ही बताया था कि हम अंत में इसके टारगेट देखेंगे, तो टारगेट देखते हैं और देखते हैं, सीधे चलते हैं एक नई साइट पर, वहाँ से आपको हम इसके टारगेट दिखाते हैं। तो हम अब सीधे चले गए हैं investing.com पे, और यहाँ पर जो इसके टारगेट दिखा रहे हैं अप साइड के वो है 33, यानी कि 33.67 रुपये। यहाँ से जो गेन होगा वो 30.34, तो ये इसके टारगेट हैं, काफ़ी बड़े हैं। अभी 25 रुपये पर शेयर चल रहा है, और अगर वास्तविक रूप से इनका जो ये कह रहे हैं कि 33.64 प्राइस चला जाएगा, हालांकि यहाँ पर ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है कि क्या ड्यूरेशन है और कितने समय में जाएगा, लॉन्ग टर्म का टारगेट है, शॉर्ट टर्म का टारगेट है। तो अगर 25 से ये सीधे चला जाता है यहाँ, तो लगभग ये जो गेन होगा ये 8 से 9 रुपये के हेर फेर का गेन होगा, और 30% का गेन होगा। तो दोस्तों ये हमने इसके रिजल्ट का एनालिसिस किया, इसके इन्वेस्टिंग पैटर्न का एनालिसिस किया, और हमने इस यहाँ पर ये टारगेट भी दिखाया। ये जो टारगेट है ये मात्र एक सूचना है, और ये जो वीडियो हमने बनाया है ये एक इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो है। ये कोई खरीद फरोख्त का हम सुझाव नहीं दे रहे, ना तो हमारी इस खरीद की राय है और ना ही सेल की राय है। आप अपने एडवाइजर से सलाह लें और तदुपरांत कोई निर्णय लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।